डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं का अगला लेसन पाठ 3 समानता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक है हमारा समानता का अर्थ एवं विशेषताएं। मनुष्य जन्म से ही प्रकृति में पैदा हुआ है और प्रकृति में सभी मनुष्य समान है। जन्म से मनुष्य को समान माना जाता है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने समानता के अलग अलग अर्थ बनाए हैं। कुछ विद्वानों ने समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों को समानता के अधिकार से बतलाया है, तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना ही समानता है। तो हम सबसे पहले समानता का अर्थ स्पष्ट करते हैं। मनुष्य को विकास के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत होती है और इन आवश्यकताओं के लिए मनुष्य समाज में रहकर इनकी पूर्ति करता है। जैसा कि समानता से ही स्पष्ट है कि समानता समान से बना है और समान का मतलब होता है बराबर। जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार प्राप्त होता है तो उसे समानता कहते हैं। अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना समानता, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के गुणों का विकास कर सके और अपना संपूर्ण विकास कर सके। इससे हमारा समानता का अर्थ स्पष्ट हो गया। मैं दोबारा समानता के अर्थ को रिपीट करता हूं। समानता समान से बना है, जिसका अर्थ है बराबर। अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अधिकार देना, उन्हें बराबर समझना समानता कहलाता। या समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके, समानता कहलाता। अब हम समानता की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं और सबसे पहली विशेषता है हमारी विशेष सुविधाओं का अभाव। समाज में विशेष सुविधाओं का किसी व्यक्ति को न देना समानता कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध न करना समानता का एक उदाहरण है। क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति समान है, इसलिए किसी व्यक्ति को विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। दूसरा हमारा है सभी को पर्याप्त अवसर। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। सभी को रोजगार मिलना चाहिए, सभी को पर्याप्त विकास के अवसर मिलने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास कर सके। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति। प्रकृति में मनुष्य जन्म से एक समान नहीं होते और उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। इन विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए समानता आवश्यक है और समाज में विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य में मिली है, उनको समाप्त करके उन्हें समानता के अवसर दिए जा सकते हैं। चौथा हमारा जो पॉइंट है मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, और जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान तथा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और समानता के लिए आवश्यक है कि इन मौलिक सुविधाओं की पूर्ति की जाए और प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध हो। पांचवा है हमारा तर्क के आधार पर भेदभाव।
यद्यपि कि समाज में सभी को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन समाज के कुछ वर्ग हैं जो जो कमजोर व अपंग व वृद्ध आदि हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाती है। और ये विशेष सुविधाएं उन्हें इसलिए दी जाती है ताकि ये वर्ग भी अपना विकास कर सके। जैसे समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, उन्हें इन सुविधाओं से वो अपने विकास में कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक समाज का यह वर्ग पिछड़ा और शोषित रहा है। इसलिए तर्क के आधार पर इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है असमानता के विभिन्न रूप। हम समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में असमानता भी पाई जाती है। दो व्यक्ति जन्म से गुणों तथा शारीरिक रूप से विभिन्नता लिए होते हैं, और विभिन्न देशों में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। और इन असमानताओं को दूर करने के लिए समाज में समानता की स्थापना की जाती है। वो विभिन्न प्रकार की असमानताएं कौन कौन सी है उनका हम यहाँ वर्णन करेंगे। और उनमें सबसे पहला है प्राकृतिक असमानता। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रकृति में व्यक्ति जन्म से ही आकार और गुणों के आधार पर समान नहीं होते। दो भाई भी, सगे भाई भी आपस में रंग रूप और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विभिन्नता लिए होते हैं। और विभिन्न देशों में विभिन्न लोगों के साथ सामाजिक रूप से भी भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक असमानता है उसको दूर करने के लिए समानता स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो हमारा दूसरी असमानता है वो है नागरिक असमानता। व्यक्ति को समाज या राज्य का नागरिक होने के कारण जो अधिकार प्राप्त होते हैं, अगर उन अधिकारों में जाति, धर्म और लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे हम नागरिक असमानता कहते हैं। जैसे नागरिक अधिकारों में हम जीवन का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने का अधिकार, ये आदि अधिकार इसमें आते हैं। और अगर किसी समाज में इन अधिकारों को देते हुए लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वह नागरिक असमानता कहलाता है। और नागरिक असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक अधिकार प्रदान करते समय किसी प्रकार का भी भेदभाव ना करे। तीसरा हमारा है सामाजिक असमानता। समाज में व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं। प्राचीन समय से ही समाज में भेदभाव देखने को मिलते थे। प्राचीन समय में समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज में ब्राह्मण वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था और जो शूद्र वर्ग है उसको सबसे निम्न वर्ग माना जाता था। ब्राह्मण वर्ग का समाज में सबसे ऊंचा स्थान था और शूद्र वर्ग का सबसे नीचा स्थान था। तो इस प्रकार से सामाजिक असमानता देखने को मिलती थी। बहुत से देशों में जैसे अमेरिका है, वहां रंग के आधार पर असमानता पाई जाती है। वहां गोरे और काले का भेदभाव पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की रीति को अपनाया जाता है। तो जब समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं सामाजिक स्थिति के आधार पर पाई जाती है तो उसे सामाजिक असमानता कहते हैं। और राज्य या सरकार का यह कर्तव्य है
कि वह इस प्रकार की समानता को दूर करे ताकि सभी व्यक्ति समाज में समानता के अवसर प्राप्त कर सके। चौथा जो हमारा है वो है राजनीतिक असमानता। जब व्यक्ति को राज्य या समाज में राजनीतिक अधिकार देते समय धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव बरता जाता है तो उसे राजनीतिक असमानता कहते हैं। जैसे राजनीतिक अधिकारों में चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार आदि अधिकार शामिल हैं। जब इन अधिकारों को देते समय भेदभाव बरता जाता है तो उसे राजनीतिक असमानता कहते हैं। बहुत से देश हैं जहां महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे स्विट्जरलैंड में पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया। बहुत से मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अगला हमारा है पांचवा, आर्थिक असमानता। जब आर्थिक रूप से किसी समाज में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे आर्थिक असमानता कहते हैं। आर्थिक अधिकारों में हमारे रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, काम के घंटे, रोजगार की परिस्थितियां आदि, काम के लिए उचित वेतन आदि अधिकार शामिल है। अगर इन अधिकारों को देते समय समाज में व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे आर्थिक असमानता कहते हैं। जैसे कि यह देखने में आता है कि स्त्री लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ बहुत कार्यों में भेदभाव किया जाता है। अनेक सरकारी और निजी संस्थाओं में महिलाओं को शोषित किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी भारत व विभिन्न देशों में आर्थिक असमानता पाई जाती है। तो सरकारों को चाहिए कि वह इन आर्थिक अधिकारों को देते समय किसी प्रकार के भेदभाव न करे और आर्थिक समानता स्थापित करने की कोशिश करे। शैक्षणिक असमानता। जब किसी समाज में या राज्य में नागरिकों को शिक्षा देते समय उनके साथ धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे शैक्षणिक असमानता कहते हैं। प्राचीन समय में शैक्षणिक असमानता के उदाहरण देखने को मिलते थे। प्राचीन समय में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, जबकि शूद्र वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो उस समय समाज में शैक्षणिक असमानता देखने को मिलती थी। आज भी कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी है। तो इस प्रकार से जब शिक्षा प्रदान करते समय समाज अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करता है तो उसे शैक्षणिक असमानता कहते हैं। तो इस प्रकार से असमानता के हमने विभिन्न रूप स्पष्ट किए हैं और हमारे जो दोनों टॉपिक्स हैं वो पूरे होते हैं। और इन दोनों टॉपिक्स में हमारे जो दो प्रश्न बनेंगे। पहला हमारा प्रश्न बनेगा समानता का अर्थ बताएं और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और दूसरा हमारा जो प्रश्न बनेगा वो है असमानता के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे।